तो उसका क्या है तो रैपर तो निकल गया ना जरूर आज सेकंड तो बाहर ना और बस अच्छा लास्ट टाइम क्या हमने ईएमएफ का जिक्र कर दिया कर दिया था हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला जिक्र भी कर दिया था क्या हमने जूल्स लॉ का जिक्र किया था और जूल्स लॉ में हमने एनर्जी की भी इक्वेशन देख ली थी और पावर की भी इक्वेशन देख ली थी अब यहाँ देख किसी भी सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होती है लिहाजा बहुत से जो पढ़ना वो सेल को बनाएंगे एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल और एक इसकी क्या इंटरनल रेजिस्टेंस इसके बाद आप इसको कनेक्ट कर देंगे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको आप नाम देते हैं किसका लोड का ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर सेल का ईएमएफ था ई हमने कहा था कि अगर आप लॉस वोल्टेज की बात करेंगे तो वो लॉस वोल्टेज किससे निकाला जाएगा आई इंटू आर से तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वो बराबर था किसके E माइनस आया अब मैं जैसे जैसे R की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती चली जाएगी क्यों R बढ़ाने का मतलब है कि आपके पास लॉस वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है अच्छा एक कॉन्सेप्ट अगर आप पीएमसी का नया सिलेबस देखेंगे ना तो उसमें जो आखिरी पॉइंट है वो थी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस आर और लोड एक दूसरे के क्या बन जाते हैं बराबर मेरे ख्याल से ये वो आखिरी जुमला था जिसपे हमने लास्ट टाइम क्लास जो है वो खत्म की थी कि आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर अगर वो बराबर हो जाएगी लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर के तो आप ये कहेंगे कि पावर ट्रांसमिशन जो है वो मैक्सिमम हुआ करेगी ठीक ये वो आखिरी पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसके बाद आपको एक वर्कशीट मिली होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली और एक आपने कल टेस्ट दिया हो अभी टेस्ट पेपर है आपके पास निकाल लीजिए तो उसके आंसर डिस्कस कर लेंगे और फिर वर्कशीट डिस्कस कर लेंगे पेपर आपके सामने अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज करेक्टली मैच टू इट्स यूनिट कौन सा सही था ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो जूल्स पर कूलम होता है अच्छा अगर हम सारे यूनिट्स को सही कर लें तो शायद थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए ये बताइए पावर का यूनिट लिखा हुआ है किलोवाट आवर इसमें क्या सही कर देंगे यूनिट सही हो जाए किलोवाट पर आवर सिर्फ किलोवाट्स वॉट्स पावर का यूनिट है किलोवाट का मतलब हो जाएगा 1000 वाट आपको आवर निकालना पड़ेगा और अगर मैं आपसे कहूं कि किलोवाट आवर ही लिखा हुआ हो तो फिर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए एनर्जी क्योंकि किलोवाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरा यूनिट लिखा हुआ था आपके पास एनर्जी का यूनिट किलोवाट ये बेसिकली किसका यूनिट है पावर का और अगर यूनिट सही करना है तो किलोवाट के साथ आवर लगा दिया जाएगा करंट का यूनिट लिखा हुआ है एम्पियर पर सेकंड ये होना चाहिए था कूलम पर सेकंड और रेजिस्टेंस का यूनिट लिखा हुआ है वोल्ट पर कूलम ये क्या होना चाहिए था वोल्ट पर एम्पियर ठीक इसको लिखा होना चाहिए था वोल्ट पर एम्पियर 5 cylindrical wires are made of same material their lengths and radii are अब आपको 5 रेजिस्टर्स गिवन है rank the wires according to their resistances least to greatest
सन्नाटा बता रहा है कि सॉल्व नहीं किया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप में से वो लोग जो सॉल्व नहीं कर पाए, सॉल्व करना कैसे था, आपने फॉर्मूला यूज करना था R इक्वल रो L अपॉन ए। अगर मैं बात करूं वायर 1 की, तो लेंथ L है, रेडियस R है, तो बेसिकली दिस इज वायर 1। अगर मैं बात करूं वायर 2 की, तो आपसे कह रहे हैं कि लेंथ को 1/4 कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लेंथ को 1/4 कर दिया, रेडियस को हाफ करने का मतलब है एरिया कितना हो जाएगा, 1/4। क्यों, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर ये है कि आप यहां पर एरिया की जगह, क्योंकि रेडियाई की फॉर्म में इस तरह लिख दीजिए, आसानी हो जाएगी। अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं तो हाफ का स्क्वायर 1/4 बनेगा, 1/4। यहां क्या लिखा होगा, पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट आएगा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। यानी मेरे पास 1 और 2 की रेजिस्टेंस सेम आ गई। अब अगर आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो मेरा ख्याल है इसके आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस उसमें लिखा हुआ है 1 और 2 टाई, और ये सिर्फ ऑप्शन सी में है, बाकी किसी में भी नहीं है। अगर फर्स्ट कर लें 2-3 ऑप्शन में और लिखा हुआ था, तो फिर मुझ पे लाजिम था कि मैं 3 की भी रेजिस्टेंस निकालूं, 4 की भी रेजिस्टेंस निकालूं, 5 की भी निकालूं। फिलहाल ऑप्शन जिस तरह दिए गए, आपको सिर्फ 1 और 2 कैलकुलेट करना था। A cylindrical copper rod has resistance R. It is reformed to towards its original length with no change of volume. हमने कहा था with no change of volume का मतलब होता है कि अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ के। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, याद रहिए तो अच्छी बात है। ये तरीका जो है वो बेसिकली ज्योमेट्री में आप कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म हर उस शेप को कहा जाता है जिसका क्रॉस सेक्शन हमेशा सेम है। फॉर एग्जांपल आप इस सिलेंडर की बात कीजिए, आप इस सिलेंडर को जितना भी कट कर दीजिए, इसका क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम। इट्स अ प्रिज्म। अगर आपके पास एक शेप जो है वो इस तरह बना हुआ है ये 3 डायमेंशनल, ठीक है, जैसे वो एक चॉकलेट भी आती है, आप उसे कितना भी क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, वो शेप जो है वो बिल्कुल यही रहेगा, एरिया सेम रहेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिज्म। क्योंकि आप फिजिक्स में प्रिज्म, वो पीस ऑफ ग्लास आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें कुछ ट्रायंगुलर सरफेसेस और कुछ रेक्टेंगुलर। ज्योमेट्री में हर वो शेप जिसका क्रॉस सेक्शन हमेशा सेम रहे वो प्रिज्म है, और प्रिज्म का वॉल्यूम निकाला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ से। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने वायर की लेंथ को डबल किया, वायर की लेंथ को डबल करना है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो वॉल्यूम तो डबल हो जाएगा। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए जरूरी है कि लेंथ डबल हो जाए, एरिया कितना हो जाए, हाफ, ताकि जब मैं वॉल्यूम निकालूं हाफ ए इंटू 2L, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, ये। हमने पढ़ाते हुए ये बात खास तौर पे बताई कि जब वो लव इस्तेमाल करते हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, इसका मतलब ये होता है जिस रेशो से लेंथ बढ़ रही है उसी रेशो से एरिया क्या हो जाएगा, कम। अब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं R इक्वल रो, लेंथ आपने डबल कर दी है, एरिया आपने क्या कर दिया, हाफ। हमें याद है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हुआ करता था, न्यूमरेटर। तो ये बनेगा R इक्वल 4 रो L अपॉन ए, यानी रेजिस्टेंस जो है वो 4R हो जाएगी, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर ऑफ, ऑप्शन डी, amount of charge that move past a point per unit time. The current is zero in a conductor when no potential difference is applied because, option C, for every electrons with a given velocity there is another with a velocity of equal magnitude and opposite direction. Of the following, the copper conductor has the least resistance is, option B, thick, short and cool. Which of the following graph best represent the current voltage relationship of an incandescent light bulb? incandescent light bulb का मतलब है मेटालिक कंडक्टर, तो कौन सा ग्राफ, क्योंकि मेरे सामने ग्राफ मौजूद है ना, इससे मैं आपका पेपर देखना चाह रहा हूं। ऑप्शन सी,
नहीं, ऑप्शन सी नहीं हो सकती, इसने जो है गुमराह किया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। उसका रीजन ये है कि वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे है। हमने जो है वो पहचान ये बताई थी कि जब करंट की ऐसे हीटिंग इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होगा और वोल्टेज ज्यादा चाहिए होगा। तो ग्राफ हमेशा वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड हुआ करता है। गलत मार्क किया है, बताया बताया ऐसी बुरी बात। What is the amount of current flowing through an electric press if the amount of charge passing through a conductor in 10 minutes is 300 coulomb? 0.5 एम्पियर आ रहा है। याद देखिए, आपको बता रहे हैं कि चार्ज कितना पास हो रहा है, 300 कूलम, और आपको टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब बन जाएगा 600 सेकेंड्स। करंट निकालने के लिए आप दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। An electrical appliance has a resistance of 25 ohm. When the electrical appliance is connected to a 230 volt supply line, the current passing through it will be 9.2 एम्पियर आ रहा है। आपने सीधा सीधा ohms लॉ अप्लाई किया होगा, V इक्वल IR। When a 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 2 volt battery, the number of coulomb passing through resistor per second is 0.5। सवाल में रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट निकाल लेंगे। करंट और टाइम गिवन है, चार्ज आ जाएगा 0.5 कूलम। अच्छा, आसान से एमसीक्यू से कितने ऐसे जिनके 10 के 10 ठीक हो गए? 1, 9, 8। तो ये दो गलत कौन से? मैं बता दूंगा कौन से दो गलत हो। मिनट से याद रखिएगा, हम हमेशा जो है वो ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, अनटिल एंड अनलेस सवाल में मौजूद यूनिट जो है वो एक ऑड कॉम्बिनेशन नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार आप स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर सेकंड भी लिख के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको याद आएगा जहां पर आप एस्केप स्पीड पढ़ते थे, वहां पर आप उसकी वैल्यू जो है वो यूजुअली किलोमीटर पर सेकंड में लिखा करते थे। अगर सवाल में ऑप्शंस में यूनिट कोई और कॉम्बिनेशन है तो एक अलग बात, अदरवाइज आप हमेशा ऐसा इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे टाइम मिनट्स में नजर आ रहा है, मैं सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड में। ठीक है। नंबर 1, जहां तक ताल्लुक है ग्राफ वाले क्वेश्चन का, किसी ने कुछ कॉपी करना है बोर्ड से? याद रखना, देखिए हमने कहा था कि अगर यहां पर मौजूद है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर मौजूद है करंट, हम इसी एक ग्राफ पे जो है वो तमाम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर देते। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, आप उस कंडक्टर को कह रहे हैं विच विल ओबे ओम्स लॉ कंप्लीटली, जो ओम्स लॉ को जो है वो कंप्लीटली ओबे करेगा। ये ग्राफ आपके पास बन गया किसका, ओमिक कंडक्टर। क्यों कह रहा हूं ये ओमिक कंडक्टर? आप इस ग्राफ का स्लोप निकालिए। हमने कहा था कि जो स्लोप होता है वो बराबर होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। यहां वो क्या बनेगा, v ओवर i, जिसका मतलब क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो स्लोप को बढ़ना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होगी तो स्लोप को कम होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए एक इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब जैसे टंगस्टन फिलामेंट, करंट पास होगा, हीट अप होगा, हीट अप होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा। ज्यादा वोल्टेज चाहिए होने का मतलब यह है कि जो स्लोप है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस। मैं टुवर्ड्स वाई नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस। ये ग्राफ जो है वो यहां सीधा जाते जाते इस तरफ चला जाए टुवर्ड्स वोल्टेज, ताकि स्लोप जो है वो बढ़े। ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है किसका, मेटालिक कंडक्टर, जिसको यहां पर उन्होंने इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब का नाम दिया हुआ। अब अगर इसी ग्राफ में
आप ये कहते हैं कि जो वोल्टेज है वो यहां मौजूद है और करंट जो है वो यहां मौजूद है। मैंने जुमला इस्तेमाल किया है कि ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस। तो ये कर्व जो है वो यहां से इस तरफ जाता है। तो हमें ग्राफ प्लॉट करते वक्त इस बात को देखना है कि वोल्टेज कहां पर है और करंट कहां पर। ठीक। अच्छा, अगर आपको ग्राफ जो है वो ये वाला दिया हुआ था, यहाँ V है, यहाँ पर I है, अब बताइए स्लोप किसको रिप्रेजेंट करे? कंडक्टेंस। क्यों? स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x, दिस इज I ओवर V, दिस इज 1 अपॉन R विच इज एक्चुअली K। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कंडक्टेंस बढ़ती है तो ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स करंट एक्सिस। तो आप जो है वो रूल याद कर लें कि रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस। अब वो एक्स पर है, वाई पर है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज की तरफ जाएगा। और कंडक्टेंस बढ़ने का मतलब है ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। ठीक, अगर किसी ने नोट करना है तो आप नोट कर सकते। आपको भी बोलना नहीं होगा, तो उससे बोलना कुछ नहीं हो जाए। मैंने कहा कि अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो वॉल्यूम जो है उसे डबल रहना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी कहानी अभी सुनाई है कि वो ज्योमेट्रिकल शेप जिनका क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे कांस्टेंट है, उनका वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू। अगर मैं वाई को लेंथ को डबल कर दूं और एरिया को कुछ भी ना करें, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अब अगर वो कह रहे हैं कि विदाउट चेंजिंग इज वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि अगर मैं लेंथ को डबल करूं तो एरिया क्या होगा? वॉल्यूम का। और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि लेंथ डबल होगी, एरिया क्या हो जाएगा? हाँ। अब देखो मैंने आगे वॉल्यूम कैलकुलेट किया, उसके बाद एरिया सेम। अब अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा R इक्वल रो L अपॉन A, तो L की जगह लिखूंगा 2x, और A की जगह लिखूंगा हाफ ऑफ it। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो वो बन रहा है। क्वेश्चन लिख रहे हैं ये है। आइए करंट पोटेंशियल रीडिंग ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टर है वो बहुत ज्यादा देर तक वो भी कह सकता है कि आई एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ऐसे ही कि बस जब आप ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए तो वो में टेंपरेचर बढ़ेगा तो कॉपर इज मेटालिक, कॉपर मेटालिक है कॉपर। अच्छा मुझे एक बात बताना, कॉपर का हीटर क्या हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ ये क्या कॉपर स्ट्रेच होगा, अगर मैं कॉपर वाले को स्विच करता है जैसे स्ट्रेच पढ़ते हैं कॉपर की लेंथ स्टूडेंट्स पर इंक्रीज इन लेंथ स्ट्रेस अपॉन कॉन्फिडेंस स्टेट। रबर बैंड का मुकाबले में क्या होगा? आप किसी भी के लिए ये नहीं कह सकते कि ये 100% है, कभी ना कभी जो है वो डिबेट जरूर है। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ना तो R1 और R3, R1 और R2 से दबा दिया 1 और 2 टाइम 1 और 2 की रेजिस्टेंस सेम है। सिमेट्रिकल सर्किट आप फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे ना R इक्वल रो L अपॉन A में एक दफा इसका मीटर 40 है, एक दफा इसका मीटर 40, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। अगर आप याद करेंगे तो उसका स्लोप का ग्राफ बनाते हैं, शुरू में आप उसको स्टेप बना देते हैं, आगे आगे क्या करते हैं। अब आप ये नहीं आ रहा है कि सिंपली बेबी इट इज ओवर, उसके बाद हाँ आप ये कह रहे हैं कि जिसकी वजह से ज्यादा होती है वो चलती है। आप ये बताइए कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होमोलोगस शेड्यूल ऑप्शन है
उसका काम करना है डी से ऐसे समझना है ए और बी में फंसता है हाइड्रोकार्बन होता है और गैस तो पैदल के लिए हमको समझ सीखना है बाकी हाइड्रोकार्बन आप समझ रहे हो उसके बाद सबसे पहले लिखते हैं क्या मैं जो बोलता हूँ हाँ हाँ अल्लाह अल्लाह अपने बरगज़ा जिला बंदों की सोचना on the fact that सितारे जो है वो बताएंगे उसके बाद जीवी बढ़ाते ने भी ये बात बताई जिस रेशियो से लेंथ को चेंज करेंगे उसी रेशियो से हो जाते हैं एरिया बढ़ा देते हैं सबसे पहले सुपर सल्फर ड्रॉ करें वो अमाइनो ग्लूटान और एसिड पहले मैं बोल तो सो अच्छा वो बच्चे गैप वाली बात नए सिरे से नोट कर रहे हैं वो करते रहे एक क्वेश्चन की और फरमाइश है वो भी देख लीजिए जिसमें आपको 5 कंडक्टर गिवन है और आपको ये बताना उनको अरेंज करना था फ्रॉम लीस्ट टू मैक्सिमम अगर आप कंडक्टर नंबर 1 देखेंगे मैंने सॉल्व किया हुआ क्योंकि कुछ बच्चों ने दोबारा पूछा तो देख ले लेंथ कितनी है एल एरिया कितना है नहीं रेडियस कितना है आर ठीक इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस होगी रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर जो सेकंड कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी गिवन है एल अपॉन 4 और रेडियस कितना गिवन है 2r r अपॉन 2 है r अपॉन 2 कंडक्टर नंबर 2 अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा रो l का मतलब l बाय 4 एरिया का मतलब r बाय 2 का होल स्क्वायर अगले स्टेप में बनेगा रो l बाय 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 4 से 4 कैंसिल हमारे पास वैल्यू आएगी रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ गई हमने कहा क्योंकि 1 और 2 एग्जैक्टली आइडेंटिकल आ गए आप जितने भी ऑप्शन देखेंगे उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 एंड 2 टाई अगर किसी और ऑप्शन में भी लिखा होता 1 एंड 2 टाई तो फिर मुझे देखना पड़ता कि 3 क्या है 4 क्या है और 5 क्या है जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं जरूरी नहीं है कि आप आखिरी दम तक सॉल्व करें अगर आपको सवाल देख के पहले स्टेप में पता चल गया कि क्या हो सकता है आप उसी को मार्क कर दीजिए जब आपसे वो कह रहे हैं 1 एंड 2 टाई वो एक ही ऑप्शन में है तो बस वही आपका आंसर है अच्छा अब एक काम कर ले चले कुछ लोग अभी भी नोट कर रहे हैं फिर वर्कशीट निकाल लीजिए चारों वैलेंसी पे कौन सा है मैंने पहले ही शुरू हुए तो सामने वाले की बुजुर्गी क्या आराम कर रहे हैं आप वो
लेके आ जाओ साथ। इसका मतलब ये होता है, हमने कहा था नेट करंट जीरो होता है, जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसके ऑपोजिट, तो नेट फ्लो जीरो होता है। वैसे अगर एसी होता तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग दुनिया में रहती, दुनिया में ध्यान करे तो वो के बाद बुजुर्गी का कारण होता है इंसान का देखिए अरे बोर्ड से पढ़ के तो पढ़े हुए हैं आप लोग तो उर्दू वर्जन पढ़ोगे आप अंग्रेजी मैंने अभी देखा इसमें से अच्छा अब ये बताइए आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वर्कशीट जो है वो अटेम्प्ट की भी ऑलरेडी? ठीक है, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने वर्कशीट अभी तक अटेम्प्ट नहीं की? तो फिर मेरा ख्याल है आप सारे एक दफा अटेम्प्ट कर लें। अगर सारे एमसीक्यूज मैं ही सॉल्व करता रहूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होना। वर्कशीट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कल हमारी क्लास होती है, कल अटेम्प्टेड वर्कशीट लेके आइए ताकि मैं आंसर डिस्कस कर सकूं। और आज एक काम कर लेते हैं, आज जो है वो एक नया टॉपिक जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, और वो नया टॉपिक आपके पास होगा मैग्नेटिज्म। ठीक है, हम शुरू जो है वो मैग्नेटिज्म से कर देते हैं। अब से मेरे सामने देखते जाइए और सुनते जाइए इधर। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं नेचर में मौजूद फोर्सेस की, तो आप में से मेजॉरिटी को याद है, आपने कहा था कि नेचर में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल हो सकती है जिसका ताल्लुक होता है मासेस से, वो फोर्स आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है जिसका ताल्लुक किससे होता है? चार्जेस से। ठीक, और फिर आप ये कहते थे कि एक फोर्स वो है जिसका ताल्लुक होता है अनपेयर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसको आप नाम देते थे किसका? मैग्नेटिक फोर्स का। अब ये अनपेयर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन थे क्या? शायद हमने केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में आते हैं तो वो पेयर की फॉर्म में आते हैं। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या इस तरह की चीज पढ़ी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के क्या होती है? ऑपोजिट। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। अगर वो पेयर की शक्ल में होगा तो ये दोनों एक दूसरे के इंपैक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। इनके कैंसिल करने का मतलब है कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन मैग्नेटिज्म कॉज करती है। तो वो बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको फौरन याद आ जाएगा कि सब पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ग्रुप के अलावा, जिससे आप इनर्ट गैसेस को नोबेल गैसेस कहते हैं, उसके अलावा सबके अंदर क्या मौजूद होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या सारे एलिमेंट मैग्नेटिक होते हैं? नहीं, सारे एलिमेंट मैग्नेटिक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ सिर्फ अनपेयर्ड स्पिन नहीं चाहिए होती थी। आप ये कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्पिन करेंगे। अगर आपके पास एक सब्सटेंस है जिसके अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन करेंगे बट दे विल बी स्पिनिंग इन रैंडम डायरेक्शन। बिल्कुल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले करंट का आपने एक सवाल सॉल्व किया कि किसी भी कंडक्टर में नेट फ्लो जीरो होता है इलेक्ट्रॉन का इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा? अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन और होगा जो इसके ऑपोजिट स्पिन कर रहा हो। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तभी आप ये कहते हैं कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर है लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं है। अगर आपको इसे मैग्नेटिक बनाना है तो सारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को क्या बनाना पड़ेगा? सेम। और जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम बनती थी तो आपको डोमेन थ्योरी याद आएगी कि वो रीजन जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे स्पिन रखते हो वो मैग्नेटिक बिहेवियर बन जाता था। ठीक, तभी आपने मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। आप ये कहते थे कि जो मटेरियल्स हैं वो आपके पास पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन जो रैंडम है वो अलाइन हो जाएंगे, वो मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे। डायमैग्नेटिक वो होता है
जो मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे उनके इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलाइन नहीं होगी, और ना सिर्फ ये बल्कि ये जो मैग्नेट की अपनी फील्ड थी उसको भी क्या करेंगे, नेगेट करेंगे। ये कहलाता है आपके पास डाया मैग्नेटिक। ठीक, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरो से आपके जहन में कौन सा मटेरियल आता है? फेरम, आयरन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आके मैग्नेट बनाएंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएंगे, जिसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, सॉफ्ट आयरन होता है और हार्ड आयरन होता है। सॉफ्ट उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो जितनी आसानी से मैग्नेटाइज होंगे उतनी आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, और हार्ड आयरन वो है जो मुश्किल से मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज भी मुश्किल से ही होगा। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, अगर मैं आगे की कोई बात अभी बता दूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रेन्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता था? सोलेनॉइड है, करंट पास करवाएंगे, वो मैग्नेट बनाएगा। जितने भी ट्रेन्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, आप चाहते क्या होंगे कि फॉरन मैग्नेटाइज हो, फॉरन डीमैग्नेटाइज हो। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेन ने किसी कंटेनर को लिफ्ट करना है, अगर ट्रेन ने किसी कंटेनर को लिफ्ट करना है तो वो क्या हो, फॉरन मैग्नेटाइज हो जाए। अब वो मैग्नेट कंटेनर को अट्रैक्ट करेगा, लिफ्ट करेगा, कहीं दूसरी जगह लेके जाएगा। अब वहां पे उसे रिलीज भी तो करवाना है, तो जितनी जल्दी वो मैग्नेटाइज हुआ है वो उतनी जल्दी क्या होगा, डीमैग्नेटाइज। आप करंट को स्टार्ट करें, मैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट को रोक देंगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो अनपेयर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अब अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, आपने शायद 10th क्लास में ये जुमला सुना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिससिमिलरिटीज है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस कितनी तरह के होते थे? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे पोल्स कितनी तरह के होते हैं? दो, पॉजिटिव और नॉर्थ और साउथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जहां पे होती थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, सिर्फ एक फर्क है, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं दे में एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव भी मिलेगा, जिसके लिए आपको याद आएगा इसकी फील्ड क्या होती थी, रेडियल इन शेप। ठीक है, इसकी फील्ड रेडियल होती थी। आपको आइसोलेटेड नेगेटिव भी मिलेगा, अगेन जिसकी फील्ड कैसी होती थी, रेडियल। सिर्फ फर्क था डायरेक्शन का, ये बनता था अवे और ये बनता था टूवर्ड्स। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। आप मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आज आप इस मैग्नेट को बीच में से कट डाउन कर दें तो ऐसा नहीं होगा नॉर्थ अलग साउथ अलग। अब ये नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ। आप इसको कट करेंगे तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाए जहां पे एक सिर्फ फॉइल रहना है, तो इस फॉइल की भी एक साइड नॉर्थ होगी और एक साइड साउथ होगी। मैग्नेटिक पोल्स कभी भी सेपरेट नहीं किए जाते। ठीक, शायद आपके जहनों में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए एक जुमला मौजूद हो, द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस सन्नाटे से आपने जुमला सुन लिया इसका मतलब है मैं आज आपको कोई नई बात बता रहा हूं। याद है आप ये कहते थे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनानी है तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे, दैट शुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां लाके रख दीजिए, जिसको यहां रिपेल करेगा, यहां रख दें, यहां रिपेल करेगा। तो जब आप जुमला इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, आप कहते हैं पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपसे कहा जाएगा डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो आप कहेंगे द पाथ फॉलोड बाय नॉर्थ पोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अच्छा, कोई भी पाथ जो कोई मूविंग पार्टिकल फॉलो करे इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा नाम इस्तेमाल होता है, लोकस। ये भी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स लोकस, जिसको आपने शायद कहीं पे ट्रेजेक्टरी के सेंस में पढ़ा हो।
यानी आज अगर आप एक फुटबॉल को किक मारते हैं तो आप कहते हैं उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, पैराबोला। प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ते थे, इसी को आप उसका क्या भी कह सकते हैं, लोकस। अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप कर दूंगा तो उसकी उसका पाथ कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसका लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैक्सिमम में कुछ सिमिलरिटीज थी। एक डिसिमिलरिटी है कि आपके पास चार्जेस आइसोलेटेड हो सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स आइसोलेटेड नहीं हुआ करते। क्या दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती थी? दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। उसी तरह दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और अगर दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट पर फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। वही रूल यहां पर भी अप्लाई होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टॉपिक पढ़ा करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया है, अब वो सिलेबस में है नहीं है, उस बहस में नहीं पढ़ रहा है। एक टॉपिक जो सिलेबस में आपको नजर आएगा वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहूं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको डिनोट करेंगे फाई से, सब इसके में क्या लिख देते हैं, पी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, पी। मैंने टर्म इस्तेमाल कर लिया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आपको याद है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का असल नाम क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और दूसरा नाम होता था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं ना, वैसा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूज नहीं करते हैं। आप कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये बराबर है किसके, बी डॉट डेल्टा ए के। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सरफेस एंड एरिया ऑफ द सरफेस। अगर आप यहां से इस डॉट को रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा बी डेल्टा ए कॉस थीटा। हमें याद आएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। सिर्फ चेक करने के लिए आपको कितना याद है, अगर ये सरफेस है और ये आपके पास फील्ड है तो बताइए थीटा कितना पुट कर, जीरो। जिन बच्चों ने जीरो का है इसका मतलब उनको ये बात याद है कि सर जो एंगल चाहिए वो बी और ए के दरमियान चाहिए, ये बी और सरफेस के दरमियान 90 है। अगर मुझे सरफेस का एरिया बनाना है तो मैं सरफेस पे क्या बनाऊंगा, परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, पैरेलल बन जाएंगे। ठीक, अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता, लास्ट टू लास्ट ईयर यानी 2023 में जो पेपर हुआ होगा, शायद इस एक टॉपिक से कोई 4 से 5 एमसीक्यूज आ गए थे पेपर। हो सकता है आपने जो कोई बच्चा पास पेपर देखता भी हो, मैं भी एक दफा वेरीफाई कर लूंगा। उन्होंने सवाल ऐसे दिए थे, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, उसके बाद उन्होंने पूछ दिया यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। अपने पास अगर कुछ नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, तो मैं इसी फ्लक्स को कंटिन्यू करूँ। आप लोग एमसीक्यू वाले बुक ले लो, घर में रखते हैं, जाकर लेके ही आता है। मम्मी को एक बच्चा होगा। अच्छा, आप लोग ये कॉपी करते रहेंगे तो सुनिए, 2023 यानी
उम्र हो गई लेकिन याददाश्त अभी सही है मेरी। 2023 में एक क्वेश्चन आया, which of the following defines the change in magnetic flux per unit area? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो क्या जवाब होगा इसका? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। बिल्कुल उसके नीचे अगला सवाल था, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड यूनिट एरिया? मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसके नीचे सवाल था, व्हाट डज मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी वो जो मैंने एग्जांपल दी थी वो अजाया मजाक दी थी, वाकई में ऐसी हुआ। उन्होंने 3 सवाल दिए, बिल्कुल एक तीनों साथ, और तीनों एक ही टॉपिक से, एक ही इक्वेशन से। और सिंध गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे? करें तो ये आवाम के लिए तोहफा था उनकी जाने। ये है। नहीं नहीं फ्रंट के अंदर चल रहा हूँ। फ्रंट के अंदर चल रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो याद है, मैं इस बात को मुकम्मल कर दूं, फिर आप जो कॉपी करना चाहे आप करते रहेंगे। देख, अगर आप बात करते हैं मिनिमम फ्लक्स, तो मिनिमम फ्लक्स आपके पास कब होते हैं? फ्लक्स का मतलब है लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब लाइन ऑफ फोर्स सरफेस से पास ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास सरफेस है तो जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इस तरह पास होगी। अब अगर मैं सरफेस का एरिया बना दूंगा तो वो किस तरीके से बनता है? मैं यहां पर दो जुमले लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, या मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया। जो एंगल आप इस्तेमाल करते हैं वो बी और ए का एंगल होता है। तो बता दें, पैरेलल की वजह से 0 लिखूं या परपेंडिकुलर की वजह से 90 लिखूं? 90, क्योंकि हम जो एंगल लेते हैं वो ये, इसका एंगल लेना है हमने। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स निकालूंगा तो मुझे याद है cos 90 कितना होता है? 0। तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। इसी तरह अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं मैक्सिमम फ्लक्स, तो हमने कहा जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, उस मैक्सिमम फ्लक्स में अगर यहां मौजूद है आपके पास सरफेस, तो ये बनी हुई होगी आपके पास फील्ड। अगर मैं एरिया बनाऊंगा वो इस तरीके से बनेगा। आप यहां पर लिख सकते हैं क्या? B is perpendicular to surface
या B is parallel to area. थीटा जो है वो परपेंडिकुलर के मुनासबत से 90 रखूं या पैरेलल से 0 लिखूं? 0. और जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद आएगा कि आपके पास cos 0 is 1. तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? BA. इधर से ही आपने ये फॉर्मूला बनाया बेसिकली. अगर मैं B को डिफाइन करना चाहूं तो मैं कहूंगा B इक्वल फ्लक्स अपॉन एरिया. तभी आपने बी का नाम रख दिया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय साइज इज डेंसिटी. फ्लक्स अपॉन एरिया इज फ्लक्स डेंसिटी. जैसे चार्ज अपॉन एरिया चार्ज डेंसिटी होता था, फ्लक्स अपॉन एरिया जो है वो फ्लक्स डेंसिटी है, जो बराबर है किसके? बी के, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के. ठीक, अपने पास सब नोट कर लीजिए. अच्छा, फ्लक्स का यूनिट याद है क्या होता था? हाँ, फ्लक्स का एक यूनिट होता है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, या फिर फ्लक्स का दूसरा यूनिट होता है वेबर. ठीक है, आप फ्लक्स का यूनिट वेबर भी लिख सकते हैं, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं.
तो अभी कर दिया आप लोगों ने? ये वाला जो लिख दिया हो। तो याद है, देखिए जितने भी चार्जेस होते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल की, अगर ये चार्ज पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कहलाती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर एक चार्ज पार्टिकल स्टेट ऑफ मोशन में होगा, तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ और कौन सी फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज एट रेस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन जो चार्ज इन मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इंटरेक्ट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट करेगा। और अगर यही चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में हो, लेकिन ये मोशन किसी कंडक्टर में हो, तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब सारे मतलब दोबारा सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक चार्ज है स्टेट ऑफ रेस्ट में, दिस चार्ज इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स लगा सकती है? नहीं। वो चार्ज जो रेस्ट में होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा, तो यहां पर अगर आप लाकर रखते हैं एक पॉजिटिव प्लेट और यहां पर लाकर रखते हैं एक नेगेटिव प्लेट, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगी? अट्रैक्ट। ये चार्ज ऊपर से कहां जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को क्या कर रहा है? रिपेल। लेकिन अगर आप यहां पर नॉर्थ रख देते हैं और यहां पर साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर यही चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में होता, आप कहते सर ये बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, याद है क्रॉस का मतलब क्या होता था? इनटू द बोर्ड। इनटू द बोर्ड का मतलब ये हुआ कि जो सामने वाली वॉल है वो नॉर्थ है और ये जो है वो साउथ है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ एक चार्ज लाके रख दो, कुछ भी नहीं होगा। अभी हमने ये कहा ना, चार्ज एट रेस्ट इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में हो, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है चार्ज इस तरह ट्रेवल कर रहा हो, तो हमने देखा कि अगर एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ को चेंज करेगी। क्यों चेंज करेगी? क्योंकि जो मूविंग चार्ज होता है वो कौन सी फील्ड भी बनाता है? मैग्नेटिक। और सिर्फ ये नहीं, अगर मैं यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट रख दूं और यहां पर एक नेगेटिव प्लेट रख दूं, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड से कहां ले आना चाहेगी? ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां ले आना चाहेगी? नीचे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट। यानी मैं सिर्फ इन दो एग्जांपल से ये बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इंटरेक्ट करता है, मैग्नेटिक से नहीं करता। और अगर चार्ज मोशन में है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों से जो है वो इंटरेक्ट किया करता है।